Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. अब लेखक द्वारा सुबह के और शाम के टाइम टेबल का निर्धारण तो कर लिया गया। उन्होंने इस प्रकार टाइम टेबल बनाया कि प्रातःकाल 6 बजे उठना, हाथ मुंह धोकर नाश्ता करना और 6 से 8 बजे तक अंग्रेज़ी की पढ़ाई करना। फिर 8 बजे से हिसाब यानी कि गणित, ठीक है, उस गणित का अभ्यास करना। 9 से 9:30 में इतिहास पढ़ना और फिर भोजन करके विद्यालय चले जाना। 3:30 बजे लौटकर आना, आधा घंटा आराम करना और फिर से पढ़ना। इस तरह उन्होंने शाम का भी टाइम टेबल बना लिया। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उस टाइम टेबल की अवहेलना की गई। अवहेलना यानी तिरस्कार शुरू हो गया। लेखक को मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव पेच सब उन्हें अपनी ओर अनायास ही खींचने लगे। वे सब भूल गए कि उन्होंने क्या टाइम टेबल बनाया था। लेखक यहाँ पर इस बात का भी जिक्र करते हैं कि वो खेल के पीछे सब कुछ भूल जाते थे। उन्हें खेल के आगे ना कोई पुस्तकें याद आती थी और ना ही भाई के द्वारा दी गई फटकार। कहने का अर्थ यह कि इतनी डांट खाने के बाद भी वह खेल का तिरस्कार नहीं कर पाए। अब सालाना इम्तिहान यानी कि वार्षिक परीक्षा हुई। बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गए, और तो और प्रथम श्रेणी में यानी कि फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए। अब उनके भाई के बीच में केवल 2 कक्षा का अंतर रह गया। लेखक अब अपने मन के भाव बताते हैं और कहते हैं कि मन किया कि अब मैं अपने बड़े भाई को आड़े हाथ लूँ, कहूँ कि देखो मैं तो खेलने के बाद भी प्रथम श्रेणी में पास हो गया हूँ, अब आपकी तपस्या का क्या हुआ। परंतु लेखक बताते हैं कि उनके बड़े भाई साहब उन्हें इतने दुखी और उदास दिखे कि उन्हें उनसे हमदर्दी होने लगी, उन पर दया आने लगी, परंतु अपने पर अभिमान भी होने लगा। अब बड़े भाई साहब का लेखक पर कोई रौब न रहा। आज़ादी से लेखक खेलकूद में लगे रहे और मन में सोचा कि अब अगर भाई साहब ने टोका तो कह दूंगा कि अपना खून जलाकर पढ़ने से तो अच्छा है खेल कूद कर पढ़ाई करो। मैंने किया भी यही और अव्वल भी आया। अब भाई साहब का डर लेखक के मन से धीरे धीरे जाता रहा। भाई साहब ने भी इसे भांप लिया था। फिर एक दिन जब सुबह लेखक गुल्ली डंडा खेल कर लौटे तो फिर बड़े भाई साहब उन पर बरस पड़े और कहा कि इस साल प्रथम श्रेणी में आ गए हो तो तुम्हें घमंड आ गया है, परंतु घमंड तो बड़ों का भी नहीं टिका है, तो तुम्हारी क्या हस्ती है। उन्होंने आगे लेखक को डांटते हुए कहा कि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। तुम ये बात तो जानते हो ना, सिर्फ इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास होना। बड़े भाई साहब लेखक को तरह तरह के उदाहरण देकर समझाते हैं। यहाँ पर वह रावण का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो रावण भूमंडल का स्वामी था, पूरे पृथ्वीलोक का स्वामी था, उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं, उसके जैसा कोई प्रतापी नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी जो अंत था उसका, वह घमंड के कारण चूर चूर हो गया। उसका अभिमान ने उसे कुचलकर रख दिया। आगे वो कहते हैं कि तुमने शैतान का हाल भी तो पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। लेकिन अंत क्या हुआ कि स्वर्ग से नरक में उसे ढकेल दिया गया। वो आगे ये भी बताते हैं कि शाह रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, है ना, और वो भी भीख मांग मांग कर मर गया।
तुमने तो अभी केवल एक ही क्लास पास की है, एक ही दर्जा पास किया है और तुम्हारा अभी से यह हाल है ना, और इतना तुम्हें अहंकार हो गया है, तो ये बात ठीक नहीं है। अब ये तुम समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, है ना, और अब तो तुम आगे जो पढ़ चुके हो उसको समझना तुम्हें बहुत आवश्यक है। अब तुम बड़ी कक्षा में गए हो, तुम्हें और मेहनत की आवश्यकता है, ना कि तुम गुल्ली डंडा खेल कर पास हो सकते हो। ठीक है, इससे कोई जो तुम खेल खेल रहे हो इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। खिलाड़ी तो वही होता है ना, जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। इसलिए तुम्हें अब और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।